नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। मानसून की आहट के पहले ही गरीब बस्तियों में फैलने लगा डायरिया। निगम पर लापरवाही का नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप। अपनी ही पार्टी पर पिल पड़े पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर। कहा, उनके कार्यकाल में ही समाप्त हो जाती नक्सल समस्या, नहीं की गई मदद। सड़क पर उतरा धर्मनिरपेक्ष राज्य संगठन। कहा, दूसरे धर्म को परेशान कर रहे हिंदूवादी संगठन और पुलिस। और पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग की दशा सुधारने कोई नहीं आ रहा सामने। कर्मचारी, अधिकारी सहित आने वाले लोग होते हैं परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मानसून की आहट के साथ ही शहर में जलजनित रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। जी हां, नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 17 अंतर्गत ठेठा डबरी क्षेत्र में डायरिया के कई मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लगभग 60 से 70 घरों में डायरिया के लक्षण पाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गंदे पानी की आपूर्ति के कारण लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है। जानकारी मिलते ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद अधिकारियों ने घर घर जाकर ORS के पैकेट और क्लोरीन की गोलियां वितरित की। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन समस्या की जड़ दूषित जल आपूर्ति है। तो रूटीन में अभी डायरिया के कुछ केसेस आ रहे हैं, जैसे ज़्यादातर उसमें कंटामिनेशन की वजह से नहीं है, ये तो कहीं पर पार्टी में गए, वहाँ पर कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ या खाने में कुछ कंटामिनेशन हुआ, उसकी वजह से वाटर कंटामिनेशन का शिकायत अभी नहीं आ रही है ज़्यादातर। और उसमें दूसरा कारण है कि अभी जो धूप में लगातार काम करते हैं और धूप में यदि पानी वानी कमी हो जाता है, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि धूप में जब काम कर रहे हैं तो उसमें पानी लगातार पीते रहें और बीच बीच में छांव में रहना चाहिए, कंटिन्यूसली धूप में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, बाहर में ओपन में जो आजकल गर्मी के समय है, कोई भी खाने को, किसी भी खाने की चीज़ें हैं जो बाहर में ठेले वगैरह में रखते हैं, इन चीज़ों में यदि आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा हो गए तो कंटामिनेशन चालू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में लगे बोर पंप के पास वर्षों से जमी गंदगी और नालियों की सफाई नहीं होने से जल स्रोत प्रदूषित हो गए हैं। पाइपलाइन की स्थिति भी बेहद खराब है, जो नालियों से होकर गुजर रही है, जिससे लीकेज के जरिए गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। 15 जने भैया एडमिट भी है और सिर्फ यह गंदगी के नाम से नाली जाम हो जाते, पूरा कचरा साफ नहीं हो टाइम से, पूरा जाम हो जाते, इसीलिए बीमारी फैले है। और ये वाला रोड भी बनना चाहिए, जैसे उधर का रोड पूरा बन गया है ना, ये वाला भी बनना चाहिए। सफाई का हाल हमेशा ऐसी रहता है? हाँ, हमेशा ही रहता है, कभी कभी अचानक आता है सफाई वाले लोग, अक्सर नहीं आता है। इसी वजह से पूरा फैल रहा है गंदगी। स्वास्थ्य विभाग के कोई भी नहीं आया है, बस गोली बस दे के गया है कि पानी में डाल के पियो। क्षेत्रवासी ज्योति यादव ने बताया कि कई बार नगर निगम और पार्षद से शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पार्षद सिर्फ चुनाव के समय क्षेत्र में नजर आते हैं और समस्याओं के समय लापता रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी दीक्षा कौशिक ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया है, लोगों को जरूरी दवाएं वितरित कर दी गई हैं। विपक्षी नेता भरत कश्यप ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नगर निगम की लापरवाही से आम जनता परेशान है। पाइपलाइन की मरम्मत और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने पाया कि काफ़ी जगह पे यहाँ पे डायरिया फैला हुआ है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग आए हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज पूरी टीम आई हुई है। मितानिनों का भी पूरा सहयोग मिला है हमको, और जो पार्षद महोदय जी हैं उनका भी सहयोग मिला है। उनके सहयोग से हमने जितनी भी दवाइयाँ उनका वितरण किया है। मेट्रोनिडाज़ोल हो गया, जीन टैबलेट हो गया, ORS हो गया, खाने में क्या क्या हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे डायरिया से मुक्ति पा सकते हैं, इसका हमने सुझाव दिया गया है। उसके अलावा हमने घर घर जाके निरीक्षण किया। स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। जो कई पेशेंट ऐसे थे जो एडमिट भी हुए थे, अभी बहुत राहत है। आज तो कल के मुकाबले काफ़ी कम पेशेंट हैं। नगर निगम फिलहाल जब से अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी का महापौर बना है, तब से लीकेजों की समस्या बढ़ गया है। आज भी मैं महापौर जी के पास मिल के आया हूँ इस समस्या को लेकर के कि मेरे वार्ड से लगा हुआ वार्ड नेहरू नगर जो शांति नगर एरिया है, वहाँ पर
कुछ लोग डायरिया से पीड़ित हो गए हैं और कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। तो जल्द से जल्द वहाँ का निराकरण करें। आंदोलन तो अंतिम होता ही है, बट एक बार दो बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो भी चीज़ें हैं, जो समस्या है, नाली में जो पाइपलाइन गया हुआ है उसको पहले बाहर करें और जितने लीकेज है वो लीकेज को जितना जल्दी से जल्दी हो उसको सुधारें। भले ही स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कदम उठाए हों, लेकिन इस घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के अन्य इलाकों में भी ऐसी समस्याएं सामने आ सकती है अगर समय रहते पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले का जतिया तालाब, जो कभी क्षेत्र के सौंदर्य और जल संरक्षण का प्रतीक बनने की योजना के तहत स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल हुआ था, अब वहां की लगभग 5000 की आबादी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। आप सभी को बता दें कि लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद तालाब की स्थिति सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गई है। जतिया तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए चारों ओर बाउंड्री वॉल, 3D पेंटिंग्स, 3 प्रवेश द्वार, सोलर पैनल और गार्डनिंग के साथ प्लांटेशन किया गया। 150 केएलईडी क्षमता वाले STP भी स्थापित किया गया ताकि गंदे पानी को ट्रीट करके तालाब में डाला जा सके। लेकिन जिन नालों को STP से जोड़ा गया उनकी अलग से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नतीजतन बारिश के मौसम में पानी बहकर आसपास की कॉलोनियों जैसे कि आनंद नगर, शांति नगर, तुलसी नगर और लक्ष्मी नगर में भर जाता है। बरसात आने वाली है। बरसात की जब पानी आएगी तो ये पूरा रोड में जाएगी और ओम नगर पूरा डूब जाता है। घरों घर अंदर में पानी घुसेगा, सब कोई का फ्रिज खराब हो जाएगा। नीचे मतलब उनको चलने में काफ़ी परेशानी होती है, गाड़ी डूब जाती है। बारिश के समय जल निकासी की असुविधा के कारण कॉलोनियों की सड़कें और घरों तक पानी घुस जाता है। वहीं तालाब में जलकुंभी और गंदगी जमा होने से ये बदबू मारने लगता है और मच्छरों का प्रकोप भी यहाँ बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य खतरे में है बल्कि भूगर्भ जल स्रोतों के भी प्रदूषित होने का खतरा है। नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं देती साफ सफाई वगैरह के लिए। नगर निगम के कोई अधिकारी बस आएंगे, उस दिन बस साफ सफाई होता है, उसके बाद नहीं होता। हाँ, झाड़ू सवेरे 2 कर्मचारी हैं और रोड को झाड़ू लगाते हैं। तालाब परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल है। यहाँ लगाए गए CCTV कैमरे तोड़ दिए गए हैं और बिजली के खंभों से तार बाहर निकले हुए हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा दिन हो या रात तालाब क्षेत्र नशाखोरों का अड्डा बना हुआ है, जिससे स्थानीय नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल है। परेशानी तो तालाब के नाम से ही है और अपराध का ये गढ़ है, शुरू से सभी जान रहे हैं प्रशासनिक स्तर पे, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों का हौसला बुलंद है। आए दिन आप देखेंगे हाँ तो रात 8 बजे के बाद शराबियों का, गांजा पीने वाले का जमावड़ा लगा रहता है। 25 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तालाब का वर्चुअल लोकार्पण किया था। इसके बाद ठेकेदार को 6 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर अब भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तालाब में जल भराव की उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश समय ये सूखा रहता है और अपनी मूल भूमिका निभाने में विफल है। जतिया तालाब में लगातार वहाँ पे जो वर्क है, जो रिपेयर के वो कराए गए। इसके बाद वहाँ पे कई जो है पुलिस को हमने FIR भी कराया है, कुछ चीज़ें नगर निगम ने वहाँ लगाई थी वो चोरी भी हो गई। इसके अलावा वाटर जो उसमें फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ पे एक STP बनाया गया है, तो उस पे हम वर्क कर रहे हैं कितने अच्छे से उसको फ्लो करके साफ पानी वहाँ पे जतिया तालाब में आए। जतिया तालाब की ये स्थिति सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद जल प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा और सौंदर्य विफल नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों की उम्मीदें अब शासन प्रशासन से इस तालाब को वास्तव में उपयोगी और सुरक्षित बनाने की है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और असमान वितरण को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युक्ति युक्तकरण को छात्रों के हित में लिया गया आवश्यक निर्णय बताया है। हालांकि इस फैसले का शिक्षकों के एक वर्ग द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार पदोन्नति और स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। CM साय ने स्पष्ट कहा है कि कहीं स्कूल शिक्षक विहीन है तो कहीं विद्यार्थियों से ज्यादा शिक्षक तैनात है। इस असंतुलन को खत्म करना अब जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युक्ति युक्तकरण से न सिर्फ स्कूलों में शिक्षक वितरण समान होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। DPI ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अब काउंसलिंग में
सीसीटीवी कैमरों की निगरानी अनिवार्य कर दी है। यानी अब बंद कमरों में गोपनीय फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। साथ ही सभी खाली पदों की जानकारी ओपन डिस्प्ले पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि शिक्षकों को हर जानकारी सार्वजनिक रूप से मिले। युक्तिकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षकहीन हैं तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तिकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तिकरण है। शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण में अब जिला शिक्षा अधिकारी और ज्वाइंट डायरेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी। पिछली सरकार के दौरान प्रमोशन और ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जहां जेडी कार्यालयों में करोड़ों की वसूली और दलालों की सक्रियता देखी गई थी। इन हालातों से बचने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और अब पूरी प्रक्रिया को नियमबद्ध और निगरानी में किया जाएगा, जिससे ईमानदार शिक्षकों को न्याय मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के नए कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब शहर के भीतर से होकर बड़ी यात्री बसें नहीं गुजरेंगी, बल्कि उन्हें बाईपास मार्ग से जाना होगा। इस आदेश से छोटी एवं मध्यम श्रेणी की बसों को छूट दी गई है, लेकिन बड़ी बसें सीधे बाईपास होकर तिफरा बस स्टैंड ही पहुंचेंगी। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को कलेक्टर के नए निर्देश से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई यात्री मुंगेली या तखतपुर से मंगला चौक आना चाहता है तो अब वह सीधे बस से नहीं पहुंच पाएगा। उसे तिफरा बस स्टैंड उतरकर ऑटो से मंगला चौक आना पड़ेगा या सकरी से ही ऑटो पकड़नी होगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। हमें बहुत दूर पड़ेगा, डेली आना जाना रहता है हमारा, और पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, पैसा लगेगा ज़्यादा पैसा। तो हमारे कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो जिस रूट से निकल रहा था मंगला चौक महाराणा प्रताप चौक से होते हुए बस स्टैंड, वैसी ही बस को चलाया जाए। भैया ये उछलापुर होके जाना चाहिए, कभी सुविधा मिली। अब वहाँ से उतरेंगे तो ऑटो भाड़ा देंगे, फिर पैदल जाएंगे, फिर उधर से फिर ऑटो में जाएंगे तो फिर पैसा ज़्यादा लगेगा। तो हमारा सुविधा वही चाहिए, डबल किराया लग रहा है भैया हमको। तो इस समस्या को देखते हुए यात्रियों ने मीडिया के माध्यम से कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, जिससे आम यात्रियों को राहत मिल सके। सभी को उम्मीद है कि प्रशासन जनहित में इस मुद्दे का समाधान जरूर निकालेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में निवासरत क्षत्रिय समाज ने प्रशासन से सामाजिक कार्यों के लिए शासकीय भूमि आवंटन की मांग की है। जिला बिलासपुर के क्षत्रिय समाज में प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि समाज की जनसंख्या लगभग 10,000 है और वर्षों से समाज के सदस्य सामूहिक आयोजनों के लिए स्थायी भवन के अभाव से जूझ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि अभी वर्तमान में हमने सुशासन तिहार में कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था कि हमें जो है अभी तक हमारे समाज को एक भी भूमि शासकीय रूप से प्राप्त नहीं हुई है, ताकि जिससे हम अपना सामाजिक भवन निर्माण करा सकें। उसी की मांग को लेकर हमने पिछले 16 तारीख को सुशासन तिहार में आवेदन प्रस्तुत किया था। उसी के रिमाइंडर लेकर आज पुनः हमने कलेक्टर महोदय से इस संबंध में मुलाकात की है। कलेक्टर महोदय ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि इसके संबंध में हमने जो भी शासन का निर्देश है उसके तहत भूमि आवंटन किया जाएगा और क्या कहते हैं एसडीएम महोदय को एक लेटर हम इसके माध्यम से भेजेंगे ताकि वो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। अभी वर्तमान में हमारा 1600 स्क्वायर फीट में एक भवन है, छोटा सा भवन जबड़ापारा में स्थित है, जो हमारे समाज के सदस्य द्वारा जो है हमें दान में दिया गया था। वो एकदम बीच बस्ती में स्थित है, तो वहाँ समाज के किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता और आने जाने में बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे समाज की एक प्रमुख मांग है कि जिस प्रकार हर एक समाज को, और हम आदिवासी समाज से बिलोंग भी करते हैं, तो हर एक समाज को एक भवन शासन के द्वारा दिया जाता है, तो हमारे समाज को भी मिलना चाहिए। सामुदायिक भवन के लिए जो हमने ये दिए है, आवेदन दिए जी, स्क्वायर फीट का है ये 10 स्क्वायर फीट का है, 10,000 स्क्वायर का फीट है। और किस प्रकार की समस्याएं आती है अभी जहाँ आप लोग का? वहाँ सर ये है कि बीच बस्ती के अंदर में है, तो वहाँ हम कोई साउंड नहीं चला सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, पार्किंग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी समस्या है वहाँ पर कि जहाँ मतलब, और हमारे जो समाज में है बहुत मतलब निचले कम वर्ग के लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बाहर में लॉन वॉन लेके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर ये चीज़। मतलब सामाजिक कार्य जी,
क्योंकि हमारे जितने भी हम मीटिंग रखते हैं, जो सब रखते हैं, तो हमें बाहर करना पड़ता है वहाँ पर, और हमारे पास व्यवस्था नहीं है कोई चीज़ की। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पार्टी में अंदरूनी साजिशों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी के ही लोग, खासकर डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेता, अपने ही साथियों को हराने की कोशिश करते हैं। ननकीराम ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 बार हराने की कोशिश की गई और ये बात सभी को मालूम है। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कहा कि उन्हें कई बार हराने की कोशिश की गई। पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे हराया गया, इसलिए मैं नाखुश हूं। इस बयान के बाद पार्टी में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गया है और संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा है, कार्यकर्ता जब सामूहिक रूप से बैठेंगे, हो सकता है तो कुछ एल्डरमैन भी नहीं बना रहे आप, निगम मंडल आयोग के पद खाली हैं, 3 मंत्री खाली हैं। चलिए, और सबसे बड़ी बात बताऊं, पार्टी में पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश डॉक्टर रमन जैसे लोग करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? मेरे को 3 बार हराने की कोशिश किया है। सबको मालूम है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कम से कम कार्रवाई तो करना चाहिए। अब डॉक्टर रमन है, आप भी सरकार से खुश नहीं है, उनके काम काजों से खुश नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार? नहीं, हमको क्या लेना देना, हमको तो हराए है, इससे समझ लो कि हम कितना नाखुश हैं। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कहीं भी रहेंगे, हम लोगों का काम करते हैं। आज भी हम आए हैं दूसरे काम के लिए, पब्लिक के काम के लिए, कार्यकर्ता के काम के लिए आए। ननकीराम कंवर ने एक बार फिर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के काम से न जनता खुश है और न ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता संतुष्ट है। कंवर ने साफ शब्दों में कहा कि केवल केंद्र सरकार का काम सही दिशा में है, बाकी सब कुछ तो बस जय श्री राम के भरोसे चल रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब पार्टी का एक भी कार्यकर्ता संतुष्ट महसूस न करे तो यह सरकार की नाकामी का स्पष्ट संकेत है। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है और सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग, ठीक है ना, कोटवारी जमीन, सरकारी जमीन बिक्री हो रहा है। ये नया चीज मुख्यमंत्री के लिए और राजस्व मंत्री के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं लोग? तो भाई कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। और हमने लिख कर दिया है एक जगह में, उसमें नाम चढ़ा लिया अपना, तो कम से कम ये है तो प्रूफ है कि ये कोटवार अपने नाम से चढ़वा दिया। कार्रवाई होना चाहिए। ये कहाँ का है बताओ, शक्ति का। और कुछ लोग तो बिक्री कर चुके हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, कोई पैसा बिना काम नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ में चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर मामले का भी उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि शक्ति जिले में कोटवारी जमीन को बेचा जा रहा है और यह पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। ननकीराम ने कहा कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार लगातार दोहराती रही है।
कंवर का कहना है कि जब कोटवारी जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जमीनें तक बेची जा रही हैं तो यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम की कार्यशैली से नाराज मेयर पूजा विधानी ने सोमवार को भवन शाखा अधिकारी को अपने चैम्बर में बुलाकर जमकर फटकार लगाई। मेयर ने निगम अधिकारियों पर अफसरशाही और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया। खास तौर पर सिंधी समाज के व्यापारियों को निशाना बनाकर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया। दरअसल ज्वाली नाला रोड स्थित सिंधी व्यापारियों के निर्माण कार्य पर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया था, जिससे व्यापारी वर्ग में नाराजगी है। प्रभावित व्यापारियों ने इस मामले को लेकर मेयर से शिकायत की थी, जिसके बाद पूजा विधानी ने निगम अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और साफ कहा है कि किसी भी समाज विशेष को टारगेट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर के कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने सोमवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिलकर जिले के अधिकारियों के द्वारा मनमानी तरीके से अनैतिक कार्य करने की खुली शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा रोड चौड़ीकरण के नाम पर बहुत से गरीब लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, जिस पर उन्होंने मांग की है कि प्रशासन द्वारा ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे आम जनता को परेशानी हो। उन्होंने कहा कि कोनी क्षेत्र में अवैध रेत खनन का कार्य किया जा रहा है, इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस मामले में खनिज विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई, जिस पर उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अभी जानकारी आई है जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण का हम लोग कोई समर्थन नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति निस्तार को बाधित नहीं कर रहा है और वर्षों से घर मकान बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है तो एक मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय संवेदना के आधार पर हम चिड़ियों का भी घोंसला नहीं उजाड़ते। वहाँ 28 परिवार का तोड़ दिए। अभी खमतराई में 450 परिवारों को फिर उजाड़ने का अल्टीमेटम नोटिस निगम ने दिया है और लिंगियाडी से लेकर अरपा रपटा तक के लगभग 500 से ज़्यादा घरों को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, जिससे 1000 परिवार प्रभावित होगा। और कारण ये बताया जा रहा है कि 120 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, तो वहाँ पर कौन सा एनएच बन रहा है, कौन सा एसएच बन रहा है। यदि कहीं पर यातायात की व्यवस्था जाम हो रही तो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है, जो ठेले वाले खोमचे वाले वहाँ पर लगाते हैं उनको क्लियर करें, आवागमन को सुचारू रूप से चले ऐसी व्यवस्था करें। उसके लिए 120 फीट सड़क करके लोगों को तोड़ना, मकान जो 50 साल 100 साल से हैं, ये निश्चित ही अवैधानिक है, अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है। इस विषय में हम लोग आए थे। अभी मेरे पास तो वो शिकायत अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से जो जानकारी मिली उस आधार पर हम उसको चेक कराएंगे और तत्काल कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक हुई। जी हां, आप सभी को बता दें, बैठक में CISF, पुलिस, वन विभाग, राजस्व, परिवहन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन पर आवश्यक रोकथाम को लेकर विशेष चर्चा की। सभी विभागों ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत भी कराया। वहीं कलेक्टर श्री अग्रवाल ने विशेष चर्चा कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। खनिज विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा ने बताया कि खनिज विभाग वर्ष 2024-25 में अवैध खनिज परिवहन के 629 प्रकरण, अवैध खनिज उत्खनन के 85 तथा अवैध खनिज भंडारण के 15 कुल 729 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 718 प्रकरण में कार्रवाई कर 1,99,65,00,000 रुपए कर वसूला गया है। बैठक में राजस्व विभाग को राजस्व संहिता के तहत और वन विभाग के अधिकारियों को भी वन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर गाड़ी राजसात करने का निर्देश दिया गया है। महोदय ने जिला स्तरीय खनिज टास्क फोर्स जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, जिसमें कि पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, RTO, इतने सारे जो विभाग होते हैं उन सबके बैठक शामिल थे। इसमें खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन पे जो हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में जो कार्रवाई की थी उसका हमने ब्यौरा दिया था, जिसमें विभागवार भी उनको जानकारी दी गई थी कि किन विभागों के द्वारा कितने प्रकरण बनाए गए हैं, और संपूर्ण जानकारी देने के बाद में और उसमें कड़ाई से नियंत्रण का कैसे किया जाए, इस संबंध में पूरी चर्चा हुई थी। इसमें कलेक्टर साहब का ये निर्देश है कि चूँकि रेत की उपलब्धता निर्माण कार्यों के लिए अति आवश्यक है, तो जितने भी जो शासकीय निर्माण कार्य है वो अपना रिक्वायरमेंट बताएं कि उनको कहाँ पे किस खनिज की आवश्यकता है। तो ऐसे मामले जहाँ पे अवैध रूप से जो रेत या अन्य खनिज जब्त होते हैं और जिसमें लावारिस हालत में जब्त होते हैं, जिसमें कोई सामने वाला उसको अपना कहने से इनकार करता है,
ऐसी स्थिति में निर्माण विभाग जो भी रहेगा, जो नियरेस्ट रहेगा, नगर निगम क्षेत्र में है तो वहाँ पे पंचायत क्षेत्र है तो PMJSY इत्यादि जो रहेंगे, उन विभागों को रेट सौंप दिया जाए और उसके लिए जो बाजार मूल्य हम बाकी लोगों से लेते हैं वो बाजार मूल्य हम विभाग से लेंगे और विभाग को बिना पेनाल्टी के हुए जो बाजार मूल्य बनता है वो देकर सीधे विभाग के नाम पे हम जारी करेंगे। हम किसी ठेकेदार को नहीं देंगे, उसे संबंधित विभाग को देंगे और संबंधित विभाग अपने निर्माण कार्य में उस रेट या अन्य खनिज का उपयोग करेगा। सर, कितने कर वसूली की गई सर? अभी इस बार जो पिछले जो वित्तीय वर्ष में हुआ था उसमें तो 1,99 लाख रुपए वसूली हुआ था पेनाल्टी के मार्ग, और अभी जो है इसमें कार्रवाई जारी है। अभी ज्यादातर मामले भी पेनाल्टी नहीं हुए हैं, सभी केसेस लंबित रखे हैं ताकि ज्यादा दिन तक वाहनों को हम लंबा खींच सकें। कलेक्टर ने जिले में अधिक से अधिक रेत खदान स्वीकृत करने के लिए नए क्षेत्र का चिन्हांकन करने तथा ऑक्शन के माध्यम से स्वीकृति की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है, जिससे कि जिले में निर्माण कार्यों के लिए खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा शासन एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व आय भी प्राप्त हो सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 25 मई को खनिज अमला बिलासपुर द्वारा जोंधरा, गोपालपुर, अमलाडीहा, उदयबंद और अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की गई। जोंधरा क्षेत्र से रेत का उत्खनन करते एक JCB को जब्त कर थाना पचपेड़ी को सुपुर्द किया गया। खनिज अधिकारी ने कहा है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर विभाग द्वारा कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तो लगातार इस मंथ में जो है खनिज विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी चूंकि तो सुशासन त्योहार भी चल रहा है तो बीच में जो भी समय मिलता है उस समय खनिज अमला अपना जाता है, कार्रवाई करता है। जितनी शिकायतें सुशासन त्योहार में आ रही है उस शिकायतों के आधार पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी विगत कुछ दिनों में कई जगह पे मशीनें जब्त हुई है, कई जगह पे अवैध रेत भंडारण के जो खनिज हैं वो जब्त हुए हैं। अवैध कोयला डिपो पर भी कार्रवाई हुई है, तो सतत टीम इस पर कार्रवाई कर रही है और जैसे जैसे उनको समय मिलता जाएगा और कार्रवाई हम तेज करेंगे। जिले के कोटा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करही कशार की रेत खदान को क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने पर ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के पंचायत को स्वीकृत रेत खदान को ठेकेदारों द्वारा नियम विरुद्ध बड़ी बड़ी मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत से स्वीकृत खदान को पंचायत द्वारा ही रेत निकाला जाना चाहिए, न कि बाहरी ठेकेदारों के द्वारा बड़ी मशीनें लगाकर रेत की अफरा तफरी की जाए। इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ग्राम सभा का मामला है। विभाग के द्वारा पंचायत को रेत खदान चलाने के लिए दिया जाता है, उसके बाद जिम्मेदारी पंचायत की होती है कि वो खुद चलाए या किसी को किराए पे भी दे सकती है, और अगर ग्राम सभा इसका विरोध करती है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। संबंध में हम सारे लोग आए हुए हैं और समस्या यहाँ पर यह है कि 2 रेत घाट स्वीकृत हैं बिलगहना तहसील में, सोड़ा खुर्द का, एक करही कछार का, जहाँ पर 90% जो रॉयल्टी पर्ची होती है खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत, उनका प्रयोग न करके लूज पर्चियों में दिया जाता है। और लूज पर्चियों में लगभग 90% लूज पर्ची दी जाती है, जहाँ पर लगभग शासन का जो राजस्व होता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का रोज का नुकसान होता है, क्योंकि वो लूज पर्चियों का जो आवक है संपूर्ण राशि ठेकेदार लोग रख रहे हैं। अब पंचायत स्वयं करे इस काम को, ठेकेदारों को बिल्कुल भगाए। शिविर में मैं गया, सलका नामा गाँव के टेंगन माड़ा के पास करवा है, वहाँ शिविर में हमने अधिकारियों को घेरा, कलेक्टर साहब ने, ADM साहब आए थे, SDM साहब आए थे, सारे लोगों को घेर कर हमने बात को बोला कि जितने ठेकेदार हैं उनके यहाँ से पलायन होना चाहिए। तो ठेकेदार को लाइसेंस नहीं दिया गया है? ठेकेदारों को कैसे दिया जाएगा? पंचायत को ही दिया गया, लीज उसी के नाम से स्वीकृत है। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि रेत का पूरा संचालन अगर पंचायत कर सकती है ईमानदारी पूर्वक तो करे, अन्यथा रेत घाट को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। करही कछार रेत घाट है या कोटा क्षेत्र में जितनी भी जो रेत घाट संचालित है वो अनुसूचित क्षेत्र में संचालित रेत घाटों में आती है, जिसमें पेशा एक्ट के अंतर्गत आती है। पेशा एक्ट में जितने भी रेत खदान स्वीकृत किए गए थे ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर संबंधित सरपंचों को स्वीकृत किए गए हैं और उनको संचालन का अधिकार जो सरपंचों को है। यदि इसमें किसी को आपत्ति है तो चूंकि ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर हम घाट स्वीकृत किए हैं तो ग्राम सभा प्रस्ताव कर दे। उसमें प्रस्ताव करने के बाद जो भी चीज़ें होती है तो हम संबंधित SDM और इससे भी जांच कराएंगे, क्योंकि इसमें ये भी मामला था कि उस पर प्रस्ताव फर्जी है। इस संबंध में जब ऐसे शिकायत आई थी तो SDM की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी में उस प्रस्ताव को सही माना था। तो ऐसा कोई भी अगर विवाद की स्थिति होती है तो ग्राम सभा के अंतर्गत का मामला आता है तो ग्राम सभा जैसा निर्णय लेगा विभाग वैसी कार्रवाई करेगा, क्योंकि पैसा के अंदर संचालित कराने हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में लगातार धर्मांतरण की खबरें आपने सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन इस बार इसका उल्टा मामला सामने आया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक संगठन मोर्चा के सदस्यों ने हिंदुवादी संगठन और पुलिस के द्वारा की जा रही धर्मांतरण कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती अल्पसंख्यक खासकर ईसाई समाज के लोगों को मॉब ब्लिचिंग किया जा रहा है, जिसका धर्मनिरपेक्ष राज्य पक्षधर धार्मिक संगठन मोर्चा के सदस्यों ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि सभी धर्म के लोग भारत में भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, मगर कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जैसे शांतिपूर्ण शहर में कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती किसी के भी घर में घुसकर मॉब ब्लीचिंग किया जाता है, जिसका पुलिस साथ दे रही है। उन्होंने पुलिस के कार्यों पर भी सवाल उठाया और कहा कि पुलिस के द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। आज का जो हमारा सभा प्रदर्शन है, ये धर्मनिरपेक्ष पक्षधर राज्य धार्मिक संगठनों का मोर्चा की तरफ से है। हम सभी धर्म के लोग जो भारत में भाईचारा से रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हमें आपस में नफरत, दंगा फसाद पैदा करके लड़ाना चाहते हैं और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनके खिलाफत में हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का मांग की है, क्योंकि ये जो तमाम तरह के जो सतावा है, जो जुल्म सितम है, उसके लिए कोई FIR होता नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं करता। ऐसे कई 100 मामले हैं। इसीलिए हमने कहा है कि एक ऐसा न्यायिक जांच आयोग बनाइए जो सभी पक्ष के लोग अपनी बात कर सके। और ज्ञापन दिया गया है, ये इस वजह से दिया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई भी आदमी को अधिकार नहीं है कि किसी को भी गौ सेवा के नाम पे मॉब लिंचिंग करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को भी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। पुलिस जो है मारने वालों पे कार्रवाई नहीं करती है। जो पशु लेके जा रहा है, अगर वो अपना खरीद के घर के लिए भी लेके जा रहा है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, पर जिसने मारा है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभी ईसाई हमारे बिलासपुर शांतिपूर्ण शहर में पिछले 6 महीने के अंदर में कम से कम 15 घटना तो मेरे सामने की है कि एक आदमी के घर में प्रेयर हो रही है, चर्च लग रहा है या उसके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है ईसाई समुदाय के, तो 15-20 लड़के, जिसको पुलिस जो है हिंदू संगठन के लोग कह रही है, और 15-20 लड़के हर जगह वही लड़के जाके आवाज़ करते हैं, हल्ला मचाते हैं, उनके घरों में घुस के गाली गलौज करते हैं, लेडीज़ के साथ गाली गलौज करते हैं, पूरे वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। पुलिस के पास बात पहुंचती है तो पुलिस जो है जिनके घर में प्रेयर हो रही है उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है, उन्हीं के ऊपर 151 लगा देती है। पुलिस वो 15-20 लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सीपत थाना क्षेत्र की महिला घासिनबाई कुर्रे ने बताया कि वह सतनामी समाज से आती है, पर वे और उनका पूरा परिवार यीशु मसीह को मानते हैं, जिस पर उन्हें सीपत पुलिस के द्वारा जबरिया धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आप नेता जसबीर सिंह ने कहा कि 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भाजपा धर्म के नाम से राजनीति कर रही है। हिंदू महिला हूँ, सतनामी समाज से हूँ और मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, तो मेरे को दबाव किया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि उसमें मेरा आस्था है यीशु मसीह में। मैं हृदय से मानती हूँ और मेरे घर में पुलिस आती है और बोलते हैं कि प्रार्थना करना बंद करो, और तो बोलते हैं कि तुम लोगों को धर्मांतरण करते हो। जब मैं खुद हिंदू हूँ तो मैं किसको धर्मांतरण करूँगी? मैं अपने आस्था से मानती हूँ, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है
और सभी धर्म के लोग भारत में मेल मिलाप से रहते हैं। यहाँ कोई एक धर्म की जाति का नहीं है। और आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले ज़बरदस्ती हम लोगों के घर में घुसकर, चर्च में घुसकर और महिलाओं के साथ और हमारे बाल बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाने से पुलिस वाले भी रिपोर्ट नहीं लिखता है। जैसे कोई कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई धर्म सभा चल रही है, उसमें सिर्फ हिंदूवादी संगठन, कोई अननेम्ड संगठन, हिंदूवादी संगठन वो आए और वो मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं, कोई अंधविश्वास फैला रहा है, यू गो टू द पुलिस, पुलिस अपना एक्शन लेगी। आप अपने हाथ में कानून मत लीजिए। ये मांग है कि सरकार, हम टैक्स पे कर रहे हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, धक्केशाही के लिए नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत एक बहुलवादी और खुले समाज में महत्वपूर्ण है, जहां लोग विभिन्न धार्मिक और गैर धार्मिक जीवन शैली का पालन करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ धर्म की परवाह किए बिना समान व्यवहार करे और किसी को भी उसके धार्मिक विश्वासों के आधार पर भेदभाव का शिकार न होने दे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फार्मा की पढ़ाई कर चुकी महिला शालिनी कलशानी अपने ही पति संकल्प तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शालिनी का कहना है कि उसके पति ने उसकी स्कैन की गई मार्कशीट का दुरुपयोग करते हुए 2 से 3 जगह नौकरी हासिल की और फिर बिना जानकारी दिए दूसरी शादी कर ली। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता शालिनी ने आरोप लगाया है कि संकल्प ने उसकी अनुमति के बिना निजी शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर विश्वासघात और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। पीड़िता के अनुसार न सिर्फ उनकी मार्कशीट का दुरुपयोग हुआ, बल्कि बाद में उसे छोड़कर संकल्प ने दूसरी शादी भी कर ली। जी हाँ, जिससे उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शालिनी कलशा द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि इसके पूर्व पति संकल्प तिवारी द्वारा इसका जो बी फार्मा का जो डिग्री है उसको एडिट करके उसका उपयोग किया गया है। इस संबंध में प्रार्थिया एवं आवेदक दोनों को तलब किया गया था, जिसमें ये जो डी फार्मा की जो डिग्री है एडिट करने के संबंध में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि ये बनाया है और ये बनाया है। तो इसमें इस तथ्य की जांच की जा रही है। यदि उस सर्टिफिकेट से आवेदक द्वारा जिस कंपनी में भी नौकरी करेगा या उसमें दिया होगा बी फार्मा का जो एडिट वाली सर्टिफिकेट, उसकी भी जांच की जा रही है। संपूर्ण जांच बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि संकल्प तिवारी ने किन किन कंपनियों में नौकरी की और वहां किस किस दस्तावेज का उपयोग किया गया। यदि यह प्रमाणित होता है कि शालिनी की मार्कशीट का गलत इस्तेमाल हुआ है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी ली गई, तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धोखाधड़ी की धाराओं से मामला दर्ज किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच को प्राथमिकता देते हुए हर पहलू को खंगाला जा रहा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राजेंद्र नगर निवासी नदीम मोहम्मद को सिविल लाइन पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह कार्रवाई दिल्ली से आई एक गोपनीय सूचना के आधार पर करनी पड़ी। मामले की पुष्टि के बाद पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए आरोपी को उसके घर से ही हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। सिविल लाइन पुलिस को दिल्ली स्थित एजेंसी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी एक अहम सूचना मिली थी, जिसे टिप लाइन के जरिए साझा किया गया था। जैसे ही इनपुट पुलिस को मिला, टीम ने तत्काल राजेंद्र नगर इलाके में दबिश दी और नदीम मोहम्मद को घर से हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। टिप लाइन का एक प्रकरण चाइल्ड पोर्नोग्राफी का दर्ज है, जिसमें आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या नदीम किसी बड़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क का हिस्सा था या वह अकेले इस अवैध गतिविधि में लिप्त था। इस मामले में आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के तिफरा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक मवेशी को टक्कर मार दी, जिससे मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। आप सभी को बता दें कि टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार सड़क में पलट गई। हादसे के बाद चालक कार को छोड़कर वहीं से मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे की हालत में कार चला रहा था, जिससे हादसा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। ये मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने कार को जब्त करके चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे से कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा। IIM लखनऊ से पढ़ाई कर रहा छात्र ऐश्वर्य सिंह कंवर अब दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों में घिर गया है। आप सभी को बता दें, पीड़िता फार्मेसी की छात्रा है, जिससे आरोपी से फेसबुक पर उसकी पहचान हुई। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया और न्यूड वीडियो बनाकर उसे धमकाने लगा। जब उसने शादी की बात दोहराई तो आरोपी ने उससे दूरी बना ली। मामला सामने आने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया है, लेकिन अब उसके परिजन केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ऐश्वर्य सिंह कंवर ने 3 जून 2024 को बिलासपुर के एक होटल में पीड़िता से मुलाकात की थी। वहीं उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अप्रैल 2025 में तारबहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन अब पीड़िता को आरोपी के परिजन मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना में पीड़िता के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि पूर्व में उसके साथ एक लड़के ने अनाचार किया था, जिसमें वह लड़का जेल में निरुद्ध है। उसके परिवार वालों के द्वारा केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। यह शिकायत सिविल लाइन थाने में सूझी है। शिकायत पर जांच की जा रही है और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी के पिता कोरबा कलेक्ट्रेट में पदस्थ है और वे अपने रसूख का इस्तेमाल कर केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने केस वापस नहीं लिया तो उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा और समाज में बदनाम भी कर दिया जाएगा। इस संबंध में युवती ने सिविल लाइन थाने में एक और शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कंपोजिट बिल्डिंग में 52 कार्यालय संचालित होते हैं, लेकिन यहां शौचालय और बिल्डिंग की बदहाली से कर्मचारी और आमजन बेहद परेशान है। शौचालय में न तो दरवाजे हैं, ना ही पानी की व्यवस्था। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिस विभाग के पास है, उसकी अनदेखी से हालत और भी ज्यादा बदतर हो जा रही है। शिक्षा विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, आबकारी रजिस्ट्री कार्यालय, पशुधन विभाग, लोक यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग सहित कई मुख्य कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। इन महत्वपूर्ण विभागों में सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत है और यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन भी पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ शौचालय और पूरे बिल्डिंग की दशा ही बहुत ज्यादा खराब है। अधिकांश विभागों की छतें दरार मार रही है। वहीं शौचालय जैसे महत्वपूर्ण उपयोगी स्थान की अनदेखी से यहाँ के कर्मचारी व आमजनों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों की इस समस्या का महीनों से समाधान नहीं हो रहा है। कंपोजिट बिल्डिंग में अधिकारी वर्ग के लिए अलग वॉशरूम की सुविधा है, लेकिन बाकी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा है। सैकड़ों कर्मचारी होने के बाद भी अधिकारी मेंटेनेंस करने वाला आदिवासी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते समस्या दिन ब दिन विकट और विकराल होते जा रही है। जी, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे शासकीय कार्यालय लगते हैं
और ये लगभग 1972 के आसपास की बनी हुई है और काफ़ी पुरानी हो गई है और बहुत स्थिति जो है लगभग जर्जर स्थिति में है। कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत सारे दस्तावेज नए पुराने रखे हुए हैं। बरसात का समय आया हुआ है, ऊपर की छतें टूटी हुई है, पानी रिस रहा है और कुछ जगह पे कर्मचारियों को पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इनको करके हम लोग अधिकारियों से भी बात करें, आयुक्त महोदय से भी, कलेक्टर साहब से भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का सुझाव है कि एक नया फेज़ का एक नया बोर लग जाए, जिसमें पूरे सभी विभाग को हमारे पीने की पानी उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। दूसरा ये पूरे एक मेंटेनेंस की बात है, पीडब्ल्यूडी से भी हमने बात की थी, उसके लिए उन्होंने मांग पत्र भेजा हुआ है, लगभग 18 से 20 लाख रुपए भेजे, ऐसी जानकारी आती है। तो उनसे भी पूरे छत का एक मरम्मत हो जाए और कर्मचारियों को एक अच्छे वातावरण में काम करने का एक वातावरण बने, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की मांग को लेकर के लगातार कर्मचारी संघ की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे कंपोजिट बिल्डिंग का जो रख-रखाव है, प्रबंधन समिति इनके माध्यम से अध्यक्षता उनकी है और मैडम से बात किए थे, सुश्री पटेल मैडम से, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नई जॉइन हुई हूँ और जैसे मैं अभी देखती हूँ सारा चीज़ को, मरम्मत के लिए भी मैं बात करूँगी। तो उन्होंने अभी तक की पूरी तरीके से पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग को घूम के देखने की जानकारी शायद उनको नहीं है, तो हो सकता है देखें तो उनको समझ में आए और पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में, इसमें पार्किंग की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है और एक पूरा रख-रखाव की ज़रूरत है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग के रखरखाव का जिम्मा आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन है। परिसर में मौजूद दुकानों से किराया और सभी कार्यालयों से मिलने वाली मेंटेनेंस राशि आदिवासी विभाग के खाते में जाती है। बावजूद विभाग इस समस्या के निराकरण को लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सकरी क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुई चोरी की घटना का सकरी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। आरोपी शादी पार्टी में शामिल होकर बैग और नकदी पर हाथ साफ करते थे। आप सभी को बता दें कि प्रार्थी अवधेश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कार्यक्रम के दौरान उसका बैग, जिसमें नकदी 40,000 रुपए, एटीएम, चेक और चाबियां रखी थी, रिसेप्शन स्थल से चोरी हो गया। मामले की जांच के दौरान संदेह के आधार पर कुछ युवकों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से बैग, नकदी 1900 रुपए, गिफ्ट, लिफाफे और चाबियों का गुच्छा बरामद किया गया। एक विधि से संघर्षरत बालक अभी फरार है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां कल पुलिस ने 4 आरोपी, जिसमें से 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं, उनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा। चारों ने कुछ दिवस पूर्व शादी कार्यक्रम में लगभग 40,000 रुपए चोरी किए थे और इनसे पूछताछ की, जिन्होंने जुर्म स्वीकार किया है, इन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया। 40,000 की लगभग चोरी हुई थी। 40,000 इन्हें मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध हालत में इन्हें पकड़ा गया है और इन्हें गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया। बिलासपुर के मोपका इलाके में पुलिस ने छठघाट के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। मौके से 52 पत्ती ताश और 43,390 रुपए नगद बरामद किए गए। ये सभी आरोपी तोरवा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मोपका पुलिस को सूचना मिली थी कि छठ घाट के पास कुछ लोग ताश के पत्तों से रुपए पैसे की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और 5 लोगों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से ताश की गड्डी और 43,390 रुपए नगद बरामद हुए। सभी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सहायता मोपका अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि छठ घाट जो पुल है उसके पास में कुछ लोग बैठ करके जुआ खेल रहे हैं। इसके अंतर्गत मोपका सहायता केंद्र के स्टाफ द्वारा रेड कार्रवाई वहां पे की गई और 5 लोगों को वहां पर से पकड़ा गया और 43,390 रुपए की वहां पर से जब्ती बनाई गई है और 52 पत्ती ताश की जब्ती बनाई गई है। तो इनको जुआ एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में ईशान सिंह ठाकुर, सुभाष सूर्यवंशी, संतोष सूर्यवंशी, राजेंद्र यादव और आकाश सूर्यवंशी शामिल है। ये सभी तोरवा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के मोपका थाना क्षेत्र से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। अवैध गांजा बिक्री में लिप्त मां बेटे को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1.5 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है।
मोपका पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भाटापारा मोपका निवासी जितन बाई वर्मा अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखकर बेच रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी और तलाशी के दौरान बरामदे के सीढ़ी के नीचे रखे झोले से 1 किलो 425 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। पुलिस सहायता केंद्र मोपका में थाना सरकंडा अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जीतन बाई के द्वारा वहां पे गांजा का विक्रय किया जा रहा है मोपका में। तत्काल वहां पे रेड कार्रवाई कर एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत 1.42 किलो गांजा वहां से जब्त किया गया और जीतन बाई को उनका बेटा जो महेंद्र वर्मा है वो गांजा लाके देता था। तो इसके अंतर्गत एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई करके इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। पूछताछ में जीतन बाई के बेटे महेंद्र उर्फ बांडिया वर्मा ने गांजा लाकर मां को देने की बात स्वीकार की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किमाची में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रात के समय आंगन में सो रही एक महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़िता अनीता खांडे अपनी मां तुलसीबाई सोनवानी के साथ बहन के घर मेहमानी में आई हुई थी। आप सभी को बता दें कि घटना 26 मई की रात करीब 11:40 की है, जब पूरा परिवार महेश बंजारे के घर के आंगन में सो रहा था। अचानक अनीता की चीखें सुनकर परिजन जागे और दौड़कर उसके पास पहुंचे, जहां उसने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसके दाहिने पैर पर हमला कर दिया और मौके से खेत की ओर भाग निकला। गंभीर रूप से घायल अनीता को परिजन तत्काल निजी वाहन से बिल्हा अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर में रेफर किया गया, जहां इलाज अभी जारी है। इस हमले की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। लंबे समय से जर्जर हालत में चल रहे कैजुअल्टी वार्ड का CGMSC छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। रिनोवेशन के बाद ये वार्ड पूरी तरह से नए रूप में मरीजों को सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें 30 बिस्तरों की व्यवस्था भी की जाएगी। सिम्स में पुरानी कैजुअल्टी वार्ड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि मरीज वहां जाना भी नहीं चाहते थे। गंदगी, बदबू और दीवारों में सीपेज की वजह से स्टाफ भी परेशान था। अब इन तमाम खामियों को दूर करते हुए वार्ड को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। तो काफ़ी पुराना वार्ड था, कैजुअल्टी वार्ड है जो हमारा, काफ़ी पुराना, जब से सिम्स बना था तब से उसमें कोई रिनोवेशन का काम नहीं हुआ था। वहाँ से बाथरूम में कोई बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, वार्ड भी काफ़ी पुराना हो चुका था। अस्पताल प्रबंधन सर्जरी विभाग के पीछे स्थिति खाली जगह को भी उपयोग में लाने की तैयारी कर रहा है। वहां ICU और गायनिक वार्ड बनाए जाने की योजना है। इसके लिए विभागीय प्रस्ताव और लागत का एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। पूरे विंडोज वगैरह पूरा उसको रिनोवेशन करके टोटल 20 बेड का है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा जो ट्राइज है उसी की तर्ज पे उसको भी हम लोग बना रहे हैं। वो ज़्यादातर हम लोग उसको गंभीर मरीजों के लिए यूज़ करेंगे।
इस नई पहल में सिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। मानसून के आगमन से पहले रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील रेल मार्गों पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। खासकर बिलासपुर रेल मंडल के उन सेक्शनों में जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं, वहां बारिश के दौरान भूसंकलन और चट्टानें गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इन खतरों से निपटने के लिए रेलवे ने पहाड़ियों पर लोहे की मजबूत जालियां लगाई हैं, जो मिट्टी और चट्टानों को ट्रैक पर गिरने से रोकने का काम करेंगी। कटनी रेलखंड में इस तकनीक की सफलता को देखते हुए अब इसे बिलासपुर मंडल में भी बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील सेक्शनों में 24 घंटे सक्रिय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। साथ ही पेट्रोलिंग टीमों को लगातार गश्त के लिए भी तैनात किया गया है। ट्रेन यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री को गंदगी, पानी की कमी, चादर कंबल की अव्यवस्था, स्टाफ का गलत व्यवहार या कोई अन्य असुविधा होती है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने दावा किया है कि यात्रियों की हर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए वे पूरी तरह से तत्पर है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यात्री 139 नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। जी हां, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ये नंबर 24 घंटे सक्रिय रहता है। यात्रा के दौरान टीटी या कोच अटेंडेंट से सीधे भी समस्या साझा की जा सकती है, जिन्हें सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा रेलवे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। अगर कोई यात्री रेलवे के अधिकारित एक्स अकाउंट को टैग करता है और उसकी शिकायत करता है तो उसे तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाता है। आप सभी को बता दें कि रेलवे मदद जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी यात्री मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं और स्टेशन, पार्सल, लगेज या सुझाव से जुड़ी जानकारी भी साझा कर सकते हैं। रेलवे हर शिकायत की मॉनिटरिंग कर रहा है और समयबद्ध समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। चकरभाटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आप सभी को बता दें कि नगर पालिका बोदरी के वार्ड क्रमांक 9 और अचानकपुर इलाके से 4 महिलाओं को 210 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। मौके से करीब 2000 किलो महुआ लहान भी बरामद करके नष्ट किया गया है। कच्ची शराब की कुल कीमत लगभग 42,000 रुपए बताई जा रही है। चकरभाटा पुलिस को वर्मा मोहल्ला और अचानकपुर इलाके में कच्ची शराब बेचने की खबर मिली थी। इसी सूचना के आधार पर टीम ने 26 मई को 4 अलग अलग जगहों पर एक साथ दबिश दी। लक्ष्मीबाई, रानी वर्मा, अमचूरी सौरा और फूना सौरा के घरों से कुल 210 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, जो प्लास्टिक के जरकिनों में छिपा कर रखी गई थी। चकरभाटा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि वर्मा मोहल्ला और अचानकपुर में महिलाओं द्वारा शराब बिक्री की जा रही है और कंटिन्यू वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर द्वारा ये आदेशित सभी थाना प्रभारी और सभी जीओस को किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी सूचना मिले तो उस पर तत्काल टीम बनाकर रेड कार्यवाही की जाए, इस पर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित की गई और रेड की गई, जिसमें लगभग 2000 लीटर महुआ लहान को जब्त किया गया है और लगभग 210 लीटर महुआ शराब कीमती 42,000 रुपए के साथ इन चारों महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। पकड़ी गई महिलाओं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 2000 किलो से ज्यादा महुआ लहान छिपा कर रखने की बात कबूल की। लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, Riverview Colony, Koni, Bilaspur, Chhattisgarh.